हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पंकज बख्शी हूँ, सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर इंदौर से। आप मुझे जानते हैं। आज का ये वीडियो मैं फादर पायस, हमारे प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के फादर मोहन, फादर पीटर, फादर राजू और सिस्टर्स को समर्पित करना चाहता हूँ। हमारे फादर पायस बहुत टेक्नो फ्रेंडली हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ नया करें, बच्चे और स्टूडेंट्स प्रोग्रेस करते रहें। एंड ही इज़ वेरी टेक्नो फ्रेंडली। इसीलिए उन्हीं के कारण आज मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ बच्चों के लिए। आज हम बहुत विषम परिस्थितियों से घिरे हुए हैं जो कोरोना की वजह से है, किंतु हमें घबराना नहीं चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर हम बाहर से कुछ लें तो उसे सैनिटाइज़ करना चाहिए और वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, किंतु ऐसा नहीं है। गीता में लिखा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल ज़रूर मिलेगा। और काले बादल आए हैं तो ज़रूर छटेंगे और सूर्य का चमकता हुआ प्रकाश फिर आपके सामने होगा। वो बच्चे जिन्होंने 10th और 12th की एग्ज़ाम दी है, उनमें से कुछ बच्चे ज़रूर खुश होंगे कि हमारा पेपर अच्छा नहीं गया है तो सीबीएसई हमें पास कर देगा और आगे के और पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। किंतु ये सोचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान, जो नॉलेज है, ये आपके आगे काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें आगे की तैयारी करते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियां ही बताती हैं कि मनुष्य का चरित्र कैसा है, कितना आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी है। मैं आज ये वीडियो बहुत मुश्किल से बना रहा हूँ, क्योंकि ना मेरे पास वाइट बोर्ड है, ना ट्राइपॉड स्टैंड, ना मेरा लैपटॉप है। तो अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और काम चलाने की कोशिश कीजिएगा। तो आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ। एंड यू नो वेरी वेल, इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th। तो 12th क्लास बहुत ही वेल डिफाइंड कोर्स लेकर के आती है। एक्चुअली अभी हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं और आप भी ये मान लें कि बच्चों का मेन यूज़ होता है, मेन उद्देश्य होता है पबजी खेलना, जिसके लिए उनको मोबाइल चाहिए। और मोबाइल चलाने के लिए हमें चार्जर चाहिए, चार्जर के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ़्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज क्या है, चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखाता है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने की कोशिश की थी, जो बन नहीं पाया, इसलिए कॉपी में डायरेक्ट जो लिखा हुआ है अब मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो ये देखिए, कुछ पेपर्स रखे हुए हैं यहाँ पर मैंने, और ये मेरे पास एक पेन है। इस पेन को मैंने अपने बालों से रब किया और रब करने के बाद जब मैं पेपर्स के पास लेके जाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये जो पेपर्स हैं, ये पेपर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अभी नहीं हुए, मैं फिर से कर रहा हूँ। तो आइए, ये पेपर्स से चिपक गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पेपर अपने आप अट्रैक्ट हुआ। और ये पेपर अट्रैक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये बॉडी चार्ज हो गई थी। तो ड्यू टू फ्रिक्शन इट चार्जेस एंड it produces opposite charge in another body and they attract each other. तो बॉडी इज़ चार्ज्ड। तो बॉडी जब चार्ज होती है तो उसके ऊपर एक चार्ज आता है, उसे हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज आया है। स्टैटिक यानी जो अपने आप मूव नहीं कर सकता। तो इसको स्टडी कैसे करें? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of static charges at rest, force, electric field, potentials due to these charges is called electrostatics. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस, दैट इज चार्जेस एट रेस्ट, force, electric field, intensity of electric field, potentials, potential energy, torque due to these charges is called electrostatics.
and when these charges moves then electricity produces which is called frictional or static electricity. ये आपने देखा होगा कि जब आप अपने वूलन क्लॉथ्स को कभी उतारते हैं तो आपको स्पार्क दिखाई देता है, या आप कार की सीट से या बस की सीट से उठकर पाइप हैंडल पकड़ते हैं तो आपको करंट लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। इवन आपने व्हीकल्स देखे होंगे जो पेट्रोल और ऑयल लेकर जाते हैं, उनके बॉडी के साथ जंजीर लगी होती है, लोहे की चेन्स होती है विच इज़ टचिंग द ग्राउंड। तो एक्चुअली जब ये व्हीकल्स मूव करते हैं तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है, और एयर और टैंकर की बॉडी में भी फ्रिक्शन होता है। ड्यू टू दैट दे चार्ज, एंड चार्ज इज़ मोर देन इट लीक्स, इट प्रोवाइड्स ए पाथ, और जब पाथ मिलता है तो करंट जनरेट होती है, एंड समटाइम्स द स्पार्क इज़ सो मच दैट होल टैंकर इज़ बर्नट आउट। तो ये जो चेन्स होती हैं वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करती हैं ग्राउंड की तरफ। साथ ही साथ आजकल टायर्स जो हैं दे आर मेकिंग कंडक्टिंग विद द हेल्प ऑफ सम कार्बन मटेरियल्स, ड्यू टू दैट द चार्ज इटसेल्फ गो टू द ग्राउंड और न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो चार्ज के बारे में हमें पढ़ना है। तो हिस्ट्री क्या है चार्ज की, और चार्ज है क्या पहले तो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे रिपेल ईच अदर। एक इलेक्ट्रॉन है निगेटिव और एक प्रोटॉन है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनको कौन कहता है कि तुम अट्रैक्ट करो या रिपेल करो? तो दैट डिपेंड्स अपॉन एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इट मीन्स चार्ज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उन्हें गाइड करती है कि यू हैव टू अट्रैक्ट और रिपेल, एंड दैट इज़ नोन एज चार्ज। सो चार्ज इज़ इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है इनहेरेंट और इंट्रिंसिक विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम, एंड ड्यू टू दैट दे मे अट्रैक्ट और रिपेल। तो चार्ज पार्टिकल नहीं है, चार्ज इज इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अराउंड 600 BC की बात है, मिस्टर माल्थस थे, थेल्स ऑफ माल्थस, उन्होंने ये पता लगाया कि एक एम्बर नाम का जो सैप है, येलो रेजिनस सैप, इसको अगर फ्रिक्शन दिया जाए, इसको रगड़ा जाए, तो ये ड्राई लीव्स या डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो ये अट्रैक्ट क्यों करने लगा? क्योंकि ये चार्ज हो गया। तो उन्होंने और पता लगाया, उन्होंने ग्लास की रॉड ली एक, उसको सिल्क के क्लॉथ से उन्होंने रगड़ा तो देखा ये भी चार्ज हो गया। फिर उन्होंने एक एबोनाइट की रॉड ली, एबोनाइट की रॉड को भी उन्होंने फर से या वूल से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इसके ऊपर भी चार्ज आ गया, और इन दोनों का चार्ज उन्होंने देखा कि ये अलग अलग है। तो चार्जेस को नाम उन्होंने दिया विट्रियस। विट्रियस यानी जो ग्लास के ऊपर चार्ज होता है, विट्रियस मीन्स पर्टेनिंग टू ग्लास। अगर आप आपके वॉश बेसिन को देखें तो उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है, और कंपनी के नाम के ठीक नीचे विट्रियस लिखा होता है। इट मीन्स ग्लास से रिलेटेड सारे चीज़ों को विट्रियस कहा जाता है, और एम्बर को रेजिनस कहा गया। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे बॉडीज़ के बारे में पता लगाया कि किसके ऊपर ग्लास जैसा चार्ज है, किसके ऊपर एम्बर जैसा चार्ज है, और उनको उन्होंने अलग अलग कॉलम में लिखा भी। देन सबसे पहले मिस्टर ड्यूफे आए। ड्यूफे ने बताया कि चार्जेस काइंड्स कितने होते हैं, कितने काइंड्स के चार्ज होते हैं। और फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अमेरिका के थे, उन्होंने चार्जेस को डिवाइड किया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में। तो पॉजिटिव उन्होंने ग्लास यानी विट्रियस को कहा, और नेगेटिव यानी एम्बर को कहा। और इसके लिए मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा कि आप पता लगाएं कि किस पर नेगेटिव है और किस पर पॉजिटिव। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप देखें, ये है जहाँ पर ग्लास रॉड पे पॉजिटिव है, वूलन क्लॉथ, वूलन कोट, वूलन कारपेट, नायलॉन, ड्राई हेयर, और नेगेटिव इनके ऊपर है। साथ ही साथ अब इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है। देखिए पूरा पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप बाद में
फ़ोटो अगर लेना चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं चार्जेस की? तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव मीन्स द टोटल चार्ज इज ऑलवेज ऐड। जैसे यू हैव ए बॉडी और उस बॉडी पे 10 प्लस के चार्जेस हैं और -7 के, तो नेट चार्ज होगा 10 - 7 यानी +3। इसका मतलब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई। देन चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड और क्वांटाइज्ड। वैसे कंजर्व्ड और कांस्टेंट। कंजर्व्ड मीन्स द चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एंड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज की स्पेलिंग में या जेड भी आता है, कई बार एस भी लिखते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटाइज का मतलब होता है कि चार्जेस का नेचर जो होता है वो डिस्क्रीट नेचर होता है। डिस्क्रीट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज व्हेन दे रब टुगेदर व्हाई देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो यू नो वेरी वेल व्हेन वी रब टू बॉडीज़ टुगेदर, आप अपना हाथ या दोनों हाथ या दीवार से अगर आप इनको रगड़ें तो आप देखोगे कि हीट प्रोड्यूस होती है, वो गर्म हो जाते हैं। गर्म होंगे तो एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिल रही है तो एवरी बॉडी हैज़ मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं, और अगर वो एनर्जी उनकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हो, बाइंडिंग एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ एक एनर्जी से बाउंड होते हैं जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहें तो वो तभी बाहर आएंगे जब उनको उतनी एनर्जी मिल जाए। तो जैसे ही उनको उतनी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स दे कम आउट, एंड दैट इज़ द ट्रांसफर ऑफ चार्ज। So due to rubbing, heat or energy produced and electrons absorb that energy and emits out. So here we have a glass rod and here we have a silk cloth, and when we rub together, then on glass we find positive charge and on silk negative charge. That is the transfer of electron. Now here again there is one question. Why glass gives electron and why silk does not give electrons? जबकि हमने तो दोनों को ही रब किया था। तो हमने देखा कि एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू लिबरेट और एमिट्स आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए एमिट होने के लिए, और उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन एनर्जी है। एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, इक्वल टू होता है एच न्यू। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, PLAN/CKS, और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो वर्क फंक्शन का फार्मूला यहाँ से बन गया, देखिए फाई नॉट, ई को फाई नॉट बोला, या डब्ल्यू नॉट, एच का एच, लेकिन न्यू को न्यू नॉट बोला बिकॉज दिस इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू को लिख दिया hc/λ नॉट। लेमडा नॉट होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये कैसे आया, बिकॉज c इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू c/λ। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको पता लग रहा है कि फाई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू नॉट एंड फाई नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा नॉट, और फाई नॉट वर्क फंक्शन है एंड वर्क फंक्शन इज ऑलवेज मिनिमम। तो ये मिनिमम तभी होगा जब ये भी मिनिमम हो। इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मिनिमम एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज ऑलवेज मैक्सिमम होनी चाहिए। जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी तभी ये मिनिमम होगा। और वर्क फंक्शन की कुछ यूनिट्स है, एक ही यूनिट है जो जूल्स कहते हैं इसको, लेकिन प्रैक्टिकली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ करते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू J/E। E means charge on an electron, that is J upon 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. If you want to convert electron volt into joules, then you multiply by 1.6 into 10 to the power minus 19 से, right? अब इसका क्वेश्चन क्या आता है, एक्चुअली वर्क फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि ये वर्क फंक्शन जो है ये ड्यूअल नेचर में भी आपके काम आएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि मेटल ए का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेटल बी का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
नाउ whose थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज मैक्सिमम, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वी नो फाई नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट एंड फाई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू नॉट, मतलब जिसका ये ज़्यादा होगा उसका ये भी ज़्यादा होगा। तो किसका ज़्यादा है, बी का। तो फाई नॉट बी इज़ ग्रेटर देन फाई नॉट ए, देयर फॉर न्यू नॉट बी इज़ ग्रेटर देन न्यू नॉट ए। और आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं मेटल बी। नाउ आपको मैक्सिमम वेवलेंथ पूछी गई है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जिसकी ये ज़्यादा होगा उसका ये कम होगा। तो हमको तो ये ज़्यादा चाहिए, तो ये कम लेना पड़ेगा। तो कम किसका है, देखें हम, ए का 2 है और बी का 5 है। सो फाई नॉट ए इज़ लेस देन फाई नॉट बी, तो लेमडा नॉट ए इज़ ग्रेटर देन लेमडा नॉट बी, क्योंकि ये इन्वर्सली है या मेटल है। आपको मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखें। तो मेरे को लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और चार्जेस की प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ कि दे रिपल और अट्रैक्ट ईच अदर। एक आपको डायग्राम और दिखा रहा हूँ मैं, इस डायग्राम से आपको पता लगेगा। ये देखिए, ये दोनों ग्लास रॉड है, पहले डायग्राम में देखिए दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये रिपेल करेंगी। एबोनाइट की रॉड है, ये रिपेल करेंगी, निगेटिव है। अगर एक ग्लास की रॉड है और एक एबोनाइट, तो वन इज़ पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज़ निगेटिवली, सो दे अट्रैक्ट। सपोज यू हैव टू पिथ बॉल्स यानी जो फाइब्रस पोर्शन ऑफ प्लांट होता है, ये दोनों एक थ्रेड से यहाँ पर हैंग किए हुए हैं। इफ़ बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज दे मूव अवे, बोथ आर निगेटिवली चार्ज दे मूव अवे। इफ़ वन इज़ पॉजिटिव अनदर वन इज़ निगेटिव देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमें बताते हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ क्यों रहे हैं हम, पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट तो ये है कि हमको मोबाइल चलाना है और करंट प्रोड्यूस करना है। नाउ सम कैपेसिटर्स आर देयर, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन पावर सप्लाई, इन मोबाइल, इन ऑल द डिवाइसेस, एंड दे आर बेस्ड ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताता है। सेकेंडली, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स, अगर आपको चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना है तो आपको एक जनरेटर बनाते हैं हम, वैन डी ग्राफ जनरेटर, हाई पोटेंशियल डेवलप करता है ये। पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ऑफ फ्लाई ऐश। स्प्रे पेंटिंग भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे होती है। फ़ोटोकॉपी जेरोक्स मशीन जो है, ये भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो आप पता लगा सकते हैं, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप और लिखें। नाउ आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि भाई चार्जिंग किया कैसे जाए। तो पहला तरीका तो आपको मालूम ही है, फ्रिक्शन से। When two insulating bodies rub together, then one is positively charged, another one is negatively charged. अच्छा, पीछे मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा था कि ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों आया और सिल्क के पास निगेटिव। तो इसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि दोनों में से जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा वो निगेटिवली चार्ज होगा। तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बाउंड नहीं होंगे न्यूक्लियस से, देयर वर्क फंक्शन इज़ लेस, तो दे विल गिव यू इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन सिल्क ले लेगा। इसलिए दोनों बॉडी में से एक बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है और एक का कम। जिसका कम होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और दूसरा निगेटिवली चार्ज। एक और तरीका होता है चार्जिंग का, दैट इज़ नोन एज कंडक्शन। कि मान लीजिए एक स्फीयर है, मेटल स्फीयर है ये, और ये स्फीयर जो है अभी चार्ज है पॉजिटिव से, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, और ये अनचार्ज है। जैसे ही दोनों को हम एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, देन चार्ज स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये तब तक चार्ज होता रहेगा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, जब तक दोनों के ऊपर सेम चार्ज ना आ जाए। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स चार्जिंग ए बॉडी विदाउट एक्चुअल डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन।
चार्जिंग ए बॉडी विदाउट एक्चुअल डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड इंडक्शन। यानी इसमें बॉडी जो चार्ज कर रहे हैं हम, उनमें कांटेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली हमारे जीवन में भी ये इंडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम जो भी कुछ सीखते हैं वो सब इंडक्शन से ही सीखते हैं। हमारे माता पिता अच्छे हैं, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। हमारा पड़ोस, हमारा नेबरहुड अच्छा है तो हम अच्छे बन जाते हैं। हमारे दोस्त अच्छे हैं तो हम अच्छे बनते हैं। अगर हमारे दोस्त अच्छी अच्छी गालियाँ देते हैं तो हम अच्छी गालियाँ सीखते हैं और उनसे भी अच्छी दे देते हैं। तो हमें अच्छे दोस्तों को चुनना चाहिए ताकि जीवन में हम प्रोग्रेस कर सकें। कहते हैं ना, ए मैन इज़ ऑलवेज नोन बाय इट्स कंपनी। अगर किसी के बारे में पता लगाना है तो उसके दोस्तों के बारे में पता लगाओ, आपको पता लग जाएगा वो कैसा है। तो ये इंडक्शन में कैसे चार्ज होता है, देखिए ये एक स्फीयर है और मुझे इसको चार्ज करना है। तो मैं इसके पास में एक ग्लास रॉड लेकर आऊँगा, लेकिन इसको इससे टच नहीं कर रहा। जैसे ही ग्लास रॉड यहाँ आएगी, निगेटिव चार्ज अपीयर्स हियर एंड पॉजिटिव चार्ज अवे, ये दूर अपीयर होगा। इन्हें बोलते हैं बाउंड चार्जेस, बिकॉज दे आर ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कहीं जा नहीं सकते, इनको रॉड ने पकड़ रखा है। और रॉड ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है, इसे बोलते हैं फ्री चार्जेस, दे आर ड्यू टू रिपल्शन। अब हम सेकेंड डायग्राम में इसको अर्थ कर देंगे। अर्थ मतलब कंडक्टिंग वायर लेंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे ज़मीन का पोटेंशियल इनफाइनाइट यानी ज़ीरो ही होता है हमेशा, कितना भी चार्ज वो ले ले। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये फ्री चार्ज है, तो ये चला जाएगा अर्थ में और यहाँ सिर्फ निगेटिव बचेगा। ये देखो मैंने अर्थ हटा दिया। अब जैसे ही मैं ये रॉड हटाऊँगा तो ये निगेटिव चार्ज पूरी बॉडी के ऊपर अपीयर हो जाएगा और ना बॉडी इज़ निगेटिवली चार्ज। बट सपोज़ यू वांट पॉजिटिव चार्ज, तो आपको यहाँ पर एबोनाइट की रॉड ले लेनी चाहिए निगेटिव, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दिस इज़ बाय इंडक्शन। तो मैंने आपको चार्जेस के तीनों तरीके बताए। नाउ आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बताऊंगा। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए, इट टेल्स अस अबाउट द डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट the total charge present or transferred from a body is always an integral multiple of an elementary charge, that is the charge on an electron. फिर से सुने, it tells us about the discrete nature of charge. It states that the total charge present or transferred from a body is always an integral multiple of an elementary charge, दैट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे जितना भी चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, दैट इज़ क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसमें क्यू होता है टोटल चार्ज, एन होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6। ई मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स जब चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि 0.5 इलेक्ट्रॉन गया, 2.5 इलेक्ट्रॉन गया, 1.5 गया, हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकालने हैं तो आप Q अपॉन E का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल कहाँ यूज़ किया और कैसे किया ये मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के बाद अब हमने सोचा व्हाट इज़ द नेचर ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम देखने के, हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू और एक होता है मैक्रोस्कोपिक व्यू। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब होता है कि बहुत बारीकी से देखना विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। और जैसे आपने नमक लिया थोड़ा सा, तो आपको पता लगाना है कि उसमें कितने नमक के पार्टिकल्स आपने लिए सॉल्ट के, तो वो माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो व्हेन चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो हमें एक्चुअल पता लगाना है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो उसे हम कहेंगे डिस्क्रीट नेचर, और वो हमें क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से पता लगता है। लेकिन आपने सपोज़ टेल्कम पाउडर लगाया, अब आप कितने पार्टिकल लगाए बड़ी मुश्किल आ रही है आपको जानने में। क्यों आ रही है ये देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब हम ग्लास रॉड को चार्ज करते हैं सिल्क से, तो आपको मालूम होगा कि ग्लास रॉड के ऊपर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज डेवलप होता है, ओनली 1 माइक्रोकूलम।
So we want to find that how many charges are needed for developing this 5 microcoulomb. तो हमने क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को यूज़ किया, Q इक्वल टू एन ई, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। Q 1 माइक्रोकूलम है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है। और इसको सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आए आपके पास। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसका मतलब ओनली फॉर 1 माइक्रोकूलम चार्ज हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पड़ रहे हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। इसलिए चार्ज को अगर हम माने कि वो कंटिन्यूस है तो भी माना जा सकता है, दैट इज़ मैक्रोस्कोपिक व्यू। तो चार्ज के दो नेचर होंगे, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इज़ डिस्क्रीट एंड मैक्रोस्कोपिक इज़ कंटिन्यूस। तो जनरली हम लोग यहाँ पर कंटिन्यूस नेचर ऑफ चार्ज का यूज़ करते हैं, बट व्हेन ए बॉडी इज चार्ज देन ए डेंसिटी डेवलप्स, एक चार्ज डेंसिटी डेवलप हो जाती है बॉडी के ऊपर। तो चार्ज डेंसिटी जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। ये कंटिन्यूस नेचर के अकॉर्डिंगली हम पढ़ रहे हैं। तो आपको मालूम है बॉडी जो होती है, एक होती है 1 डायमेंशनल, एक बॉडी होती है 2 डायमेंशनल, और एक बॉडी होती है 3 डायमेंशनल। अगर 1 डायमेंशनल जो बॉडी होती है उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देन हाउ वी डिफाइन दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? तो ये देखिए, एक 1 डायमेंशनल बॉडी है आपके पास, ये रॉड है, एक मेटेलिक रॉड, और इसको चार्ज किया आपने, तो ये चार्ज हो रही है। नाउ एक पोजीशन आ जाएगी व्हेन इट इज़ फुल्ली चार्ज, उसके बाद ये लीक करने लग जाएगा चार्ज, और इसकी लेंथ है, मान लीजिए L है। जैसे ही इसको चार्ज करेंगे, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर की है, तो हम पता लगाना चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है, तो दैट इज़ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी टोटल चार्ज मान लीजिए यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है और लेंथ 5 है, तो 10/5 यानी 2, यानी 1 सेंटीमीटर में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी कैसे निकालेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज़ गिवन बाय लेमडा एंड दैट इज़ Q/L। तो इसकी यूनिट क्या हुई? कूलम पर मीटर या कूलम डैश मीटर। ये डैश इसलिए लगाएंगे, नहीं तो ये पर सेंटीमीटर हो जाएगा। इट मीन्स व्हेन ए 1 डायमेंशनल बॉडी इज चार्ज, then linear charge distribution is that, and body possess linear charge density, and linear charge density is given by charge per unit length Q/L। तो ये कौन कौन से एग्जाम्पल्स और हो सकते हैं इनके? तो इनके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल सबसे पहला हो सकता है रॉड हो सकता है मेटेलिक, या रिंग हो सकती है। देखिए रिंग भी 1 डायमेंशनल बॉडी होती है। अगर आपने रिंग ली तो उसकी लेंथ हो जाएगी 2πr पेरीमीटर, तो इसका लेमडा क्या हो जाएगा? Q/2πr हो सकता है। ठीक है। नाउ यू हैव 2 डायमेंशनल बॉडी। ये देखो 2 डायमेंशनल बॉडी ले ली मैंने, इसको भी चार्ज किया। व्हेन यू चार्ज इट पजेस सम डेंसिटी, और वो जो डेंसिटी होगी उसे हम कहेंगे सरफेस और एरिया चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस और एरिया चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। इसे हम बताते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू Q/S या Q/A, S या A मतलब एरिया है ना, और यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम्ब डैश मीटर स्क्वायर। इसके क्या क्या एग्जांपल आप बता सकते हैं? इसके एग्जांपल बहुत इजी हैं, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम,
पैरेललोग्राम या स्फेरिकल शेल या जितनी भी हॉलो बॉडी होंगी, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, हॉलो सिलेंडर, तो अगर आपको मान लो सिलेंडर की निकालनी हो या आपको कोन की निकालनी हो या स्फीयर की निकालनी हो तो एरिया लेना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए आपको हॉलो स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन इसका एरिया सरफेस होता है 4πr²। नाउ लास्ट होता है देयर इज़ 3 डायमेंशनल बॉडी ले ली और उसको भी चार्ज कर दिया। तो इसके ऊपर अब जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रो से बताते हैं, दैट इज़ क्यू अपॉन वी, और इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब। और इसके लिए सब सॉलिड लेंगे हम, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, सॉलिड सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे के सारे हम यहाँ पर लेंगे। और फार्मूला आप समझ ही गए। मान लीजिए आप सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम, 4/3πr³ वॉल्यूम की वैल्यू रख दें हैं। तो ये तीनों मैंने आपको डेंसिटी बताई, चार्ज डेंसिटी। अब मैं आपको एक बार पूरे पेजेस वापस दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है। दिस इज़ द फर्स्ट पेज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में मैंने बताया सारा आपको। फिर मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में। फिर मैंने आपको बताया है वर्क फंक्शन, इनकी आप फ़ोटो खींच लीजिएगा, स्नैपशॉट, तो आपको स्क्रीनशॉट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देन applications of electrostatics and methods of charging, friction, conduction and induction. Then quantization principle मैंने आपको क्लियर किया, एंड देन नेचर ऑफ चार्जेस में क्वांटाइजेशन और मैक्रोस्कोपिक व्यू, एंड देन हाउ continuous charge develops on the body, that is charge density 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। और अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स करें और अपनी बुक में से जो भी आपके पास बुक है उसके एग्ज़ाम्पल्स और शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स करें। एक मैंने शीट बनाई है, मैं रख रहा हूँ, देखिए आपके सामने। इस शीट की खासियत ये है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, तो आप ये कीजिए। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।